व्हाट इज़ डेंगू फीवर? इसका ये डेंगू वायरस जो है कि क्या चीज़ है ये? बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, सर दर्द बड़ा शदीद होगा। डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? डेंगू बुखार एक ऐसा है, इसमें पल्स प्रेशर आप कह रहे हैं कि सडन डाउन होता है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स वेयर वी स्पीक ओनली फॉर योर हेल्थ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम हेल्थ अफेयर्स के अपने हर एपिसोड में सेहत के वो तमाम मसाइल डिस्कस करते हैं, वो तमाम डिजीज़ चाहे वो कम्युनिकेबल हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं, मेटाबॉलिक हैं, उनको हम साइंटिफिकली आपके साथ उनकी मालूमात शेयर करते हैं और उनके हवाले से जो प्रिवेंशंस की जा सकती हैं वो आप तक हम शेयर करते हैं। इसी तरह से आज हम डेंगू फीवर को डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, प्रेसिडेंट हैं अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के, उनको अपने साथ हमने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सर। जैसा कि हम आज डेंगू फीवर पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ डेंगू फीवर? इसका ये डेंगू वायरस जो है कि क्या चीज़ है ये? आजकल डेंगू का सीज़न है तो इसलिए ये बड़ा उस हिसाब से बड़ा अच्छा टॉपिक है। डेंगू फीवर बेसिकली एक एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो है, जो फीमेल मॉस्किटो जो है वो पेशेंट का खून सक करती है और फिर जाके जब किसी नॉर्मल बंदे को काटती है तो उससे वो वायरस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर बंदे की इम्यूनिटी लो हो, बच्चा हो, बड़ा हो, प्रेग्नेंट कोई खातून है, बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है, इन लोगों में इम्यूनिटी लो होती है। और इवन जो नौजवान है उनमें भी इम्यूनिटी लो हो सकती है। मसलन आप पूरी तरह सोए नहीं, आपने डाइट प्रॉपर नहीं ली, तो आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो इसलिए ये किसी भी एज के लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो वो जब वायरस जिस्म में एंटर हो जाता है तो 4-5 दिन के बाद पेशेंट जो होता है उसको हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। उसके बाद उसका सर दर्द, वायरस के एंटर होने के बाद 4-5 दिन बाद, जी, तो उसके बाद हफ्ता भी लग सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, सर दर्द बड़ा शदीद होगा और आँखों के पीछे इसकी दर्द ये इसी डेंगू फीवर में ही होती है। उसके अलावा बाकी सारे जिस्म में दर्दें। अच्छा, फिर एक और होता है कि कुछ दिनों के बाद ये पेट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसमें मोशन भी लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, दिल ख़राब, खाने को दिल नहीं करता, मैदा फूला हुआ फील होता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब डेंगू जो है ना, इसके 2 किस्में हैं। जरासीम ये पहले 4 थे, अब 5वां भी कह रहे हैं कि हो गया डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 और अब कई मुल्कों में डेन 5 भी। तो अगर आपको एक वक्त में एक जरासीम जो भी आपके अंदर एंटर हुआ तो वो बुखार किया उसने, तो आगे इसकी जब इन्फेक्शन हो गया तो आगे इसकी 2 इसकी फेट हो सकती है। या तो सिर्फ डेंगू फीवर होगा या डेंगू हेमराजिक फीवर होगा। ठीक है जी। अच्छा, जो सिंपल डेंगू फीवर है उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक है फिब्राइल फेज जिसमें कि बुखार होता है और उसके बाद रिकवरी फेज, यानी बुखार हुआ उसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ये है सिंपल डेंगू। एक 100 में से कोई 100 मरीज अगर हैं डेंगू के तो 5 to 10% ऐसे हैं जिनमें डेंगू हेमराजिक फीवर हो सकता है। अच्छा, इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक फिब्राइल फेज जिसमें बुखार हुआ, दूसरा जो है वो ज़रा थोड़ी सी सीरियस स्टेज होती है, उसमें अपना जो कैपिलरी खून की ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, उसमें से फ्लूइड लीक करके तो बाहर चला जाता है। ये जो लीकी फेज है ये इंतहाई ख़तरनाक होती है और ये 48 घंटे तक रहती है। आम तौर पे 3-4 दिन के बाद शुरू होती है और 48 घंटे ये रहती है।
अच्छा, इसमें भी अक्सर तो उसके बाद रिकवरी फेज में चले जाते हैं और आराम से वो वक्त गुजर जाता है और उनको कोई कमी, लेकिन चंद एक जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होगी वो अपना शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम, जी। उसमें क्या होता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मैंने चंद एक आपको चीज़ें बताऊंगी जो कि आप पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि डेंगू में जो एक मसला है, आम बुखार जब उतरता है तो हम समझते हैं पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन डेंगू बुखार एक ऐसा है कि इसमें बुखार जब उतरता है तो जो सीरियस फेज है, जो लीकी जिसमें लीकेज होती है, वो 2 दिन के बाद क्रिटिकल फेज इसको कहते हैं, वो दो दिन तक वो जब बुखार उतरेगा उससे क्रिटिकल फेज शुरू होगी और वो 2 दिन 48 आवर्स रहेगी। तो सर इस बुखार की सिवियरिटी कितनी होती है दूसरे आम बुखार से, और इसमें क्योर होने के कितने चांसेस होते हैं? ये बुखार 10 दिन रहता है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। अगर एक बंदा आता है कहता है जी मुझे 2 हफ्ते से बुखार है, तो हम उसको डेंगू फीवर नहीं कहेंगे। सर दर्द, जिस्म दर्द, आंखों के पीछे दर्द और दिल मतली करना, वीकनेस, ये टांगों में दर्द, चला नहीं जाता, भूख खत्म हो जाती है, दिल नहीं करता, इवन भूख लगी भी हो तो आपसे खाया नहीं जाता, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये हम उसको डेंगू फीवर कहेंगे। इसमें स्वाय पैरास्टामोल के हम कुछ नहीं देते। शुरू की स्टेज में है तो हम उसका एक ही ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको 2-2 गोलियां पैरास्टामोल की सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 दफ़ा दे सकते हैं। अच्छा, उससे बुखार या बहुत तेज़ बुखार है तो बाज़ का पैरास्टामोल से भी नहीं उतरता, तो आपने ताज़े पानी की सर से लेके पैरों तक स्पॉन्जिंग करनी है, पट्टियाँ करनी है। तरीका क्या है कि आप उसको एक्सपोज कर लें और गीला कपड़ा फेर दें पूरे जिस्म पे, हटा दें। पंखा चल रहा है या ऐसी लगा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट, सारे जिस्म पे देखा जाता है कि सिर्फ सर पे लगा रहे सिर्फ सर पे कर रहे होते हैं, माथे पे जी रखी है या बड़ी आदत हाथों पे या पैरों पे, इसका कोई फायदा नहीं है। जिस्म का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, आपने इतने सारे माथे पे अगर कर दी इसका मतलब है आपने तो काफी थोड़े से एरिया पे की, तो हमने तो जिस्म के अंदर से हीट निकालनी है। सही। उसका तरीका ये है पूरे जिस्म से। अच्छा, फिर ये है कि इसमें जब आप देख रहे हैं कि हमें दूसरा तीसरा दिन हो गया है लेकिन मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो आप फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है जी, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको चेक करेंगे, आपका बीपी वगैरह देखेंगे। 3-4 चीज़ें हैं। आप नाखून को ऐसे दबाएं तो उसका जो कलर है वो फेंट हो जाएगा, फिर जब छोड़ेंगे तो दोबारा रिफिल हो जाएगा। इसको कहते हैं कैपिलरी रिफिल देखना। तो इसमें अगर ये फौरी तौर पे रिफिल हो जाए, आपने प्रेशर हटाया साथ ही उसका कलर सुर्ख हो गया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो सीरियस नहीं है। लेकिन अगर आपने दबाया और वो 2-3 सेकंड से ज्यादा लग गया, तो इसका मतलब है कि इसको ये पेशेंट सीरियस होता जा रहा है। दूसरी निशानी क्या है कि ब्लड प्रेशर जब हम देखते हैं तो ब्लड प्रेशर फर्ज करें किसी का नॉर्मल 120/80 है, तो 120 और 80 में कितना फर्क है? 40 का। इस 40 के फर्क को हम कहते हैं पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर अगर आपका 20 से कम हो जाए, ठीक है ना, यानी 120/100 या 100/80, ये यहाँ तक तो बेहतर है। लेकिन अगर वो हो जाता है 100/90, वो 10 हो गया, तो ये केस काफी सीरियस है। ठीक है। लिहाजा ये कुछ चीजें हैं जो कि बगैर टेस्ट कराए आप देख सकते हैं। फिर ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब क्रिटिकल फेज में पेशेंट जाता है उसमें पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, और सबसे पहले जो पानी पड़ने की निशानी है वो उसके पित्ते के इर्द गिर्द पानी पड़ेगा, स्वेलिंग हो जाएगी पित्ते की। उससे पता चल जाता है कि अब ये क्रिटिकल फेज में जा रहा है। दूसरे बुखार में और इस बुखार में जो फर्क है वो ये है कि वो जब बुखार उतरता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसका जब बुखार उतरता है तो पेशेंट सीरियस उस दिन से होता है जब बुखार उतरता है। मरीज ये समझ रहा होता है मेरा तो बुखार उतर गया, वो जो है ना वो घर बैठा रहता है, वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाता, और ये उसकी बेसिकली क्रिटिकल फेज शुरू हुई है। सर वो आफ्टर 10 डेज शुरू होगा?
चौथे या पांचवें दिन। आप कह रहे हैं कि 10 डेज हाई 10 ग्रेड डेज फीवर रहता है। तक फीवर रह सकता है इसमें। ठीक है। हो सकता है 2 दिन के बाद ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, 4 दिन के बाद ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, लेकिन ये टोटल जो इसका ड्यूरेशन है वो 10 डेज है, ठीक है। अच्छा, तो जो क्रिटिकल फेज होती है ना, वो मैंने बताया कि तीसरे चौथे दिन शुरू होती है और 2 दिन, 5वें, 6ठे दिन, 7वें दिन तक रह सकती है, ठीक है जी। उसमें क्या है कि आपको पेट में शदीद दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, बीपी लो होता जाएगा, पल्स प्रेशर कम होता जाएगा, जो यहाँ से आपने चेक किया तो वो जल्दी वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये और ब्लड में प्लेटलेट्स कम होती जाएंगी, WBC वाइट सेल कम होते जाएंगे, एक और जब और इनमें से ब्लड में से पानी निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो हेमाटोक्रिट एक होता है CBC में टेस्ट, वो भी बढ़ता जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर क्रिटिकल फेज को मैनेज करना जिन डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग ली हुई है वो तो मैनेज कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं ली तो आम MBBS डॉक्टर भी उसको मैनेज करना उसके लिए मसला होते हैं, और क्वैक्स के लिए तो बहुत ज्यादा मसला है। डेंगू फीवर में कहते हैं कि फ्लूइड मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ब्लड में पानी होता है ज्यादातर, ठीक है जी, जो प्लाज्मा है वो मोस्टली पानी होता है। तो इसमें जब आप ऐसे समझे कि पहले एक बर्तन था, उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था पानी, अब आपने उसे छेद कर दिए, लीकेज हो जाती है ना, कैपिलरी लीकेज, वो उसके जो कैपिलरी पहले बिल्कुल जुड़ी होती है आपस में, तो फिर जो सेल में थोड़ा सा वक्फा आ जाता है तो वो पोरस हो जाता है। अब क्या होता है, जो फ्लूइड अंदर है, आप मलमल में के कपड़े में अगर कोई पानी डालें तो उसके पोरों में से निकल जाएगा, पोर्स में से, लेकिन वही अगर स्टील के बर्तन में तो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो लिहाजा ये वो फ्लूइड आपका बाहर निकल गया, आप और ऊपर से फ्लूइड दे रहे हैं, वो ज्यादा बाहर निकलता जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा दे दिया। अब क्या होगा कि जब रिकवरी फेज में पेशेंट जाएगा तो वो सारा फ्लूइड जो बाहर निकला हुआ है एकदम से गश करेगा और ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। अब क्या हुआ कि आपने फ्लूइड दे दिया था बहुत ज्यादा, अब वो जब वापस आएगा तो आपका हार्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट के ऊपर एकदम से बोझ पड़ गया तो हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसका फ्लूइड और उसमें जितना उसने पिया, जितना आपने IV ड्रिप के जरिए दिया, इस सब को मेजर करते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी निशानी है फ्लूइड बैलेंस देखने के लिए कि अगर पेशेंट का यूरिन बहुत कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए और डीप उसका कलर हो जाए और कम हो जाए, तो ये भी एक निशानी है सीरियस होने की। इसमें पल्स प्रेशर आप कह रहे हैं कि सडन डाउन होता है, इसकी वजह क्या है? और डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इन दोनों में क्या फर्क है? डेंगू फीवर दो किस्म, एक सिंपल डेंगू, एक हेमरेजिक फीवर जी। तो जो हेमरेजिक फीवर होता है ना, उसमें मैं यही बताया क्रिटिकल फेज आती है 2 दिन के लिए और उसके बाद पेशेंट रिकवरी में चला जाता है। अगर आपने उसको मैनेजमेंट में खराब ना किया, जितना फ्लूइड चाहिए था वो दिया, और उसके बाद आपने उसका हर चीज का जैसे पल्स प्रेशर का, उसका CBC का कराते रहे, हर चीज को मॉनिटर करते रहे, तो पेशेंट रिकवरी फेज में चला जाएगा और कोई फिक्र वाली बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन और उसके बाद जब रिकवरी फेज में जाता है तो एक सारे जिस्म पे एक रैश सा निकल आता है, ठीक है ना, दाने से नमूदार होते हैं अपना मुख्तलिफ, तो वो रिकवरी रैश उसको कहते हैं, उसमें वरी करने वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम हेमरेजिक, हेमरेज मींस ब्लड का निकलना, लेकिन ये मिसनॉमर है, ये जरूरी नहीं है कि ब्लड निकले। बाज़ औक़ात ब्लड नहीं निकलता, लेकिन वो हेमरेजिक फीवर होता है और वो क्रिटिकल फेज होती है। अच्छा, क्रिटिकल फेज में गए हुए 90% केसेस जो है, 95% वो ठीक हो जाते हैं। तो लेस देन 5% ऐसे होते हैं जो डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाएंगे, DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अच्छा, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या है कि आपने डेंगू को प्रॉपरली मैनेज ना किया, ओवरलोड कर दिया या अंडरलोड कर दिया। अब वो क्या होगा कि वो जब क्रिटिकल फेज में था, आप नहीं प्रॉपर मैनेज कर सके, अब वो शॉक में जब जाएगा उसका BP इंतहाई लो हो जाएगा,
कोल्ड, उसकी स्किन बिल्कुल कोल्ड होगी, वो खड़ा नहीं हो सकेगा और उसका सांस तेज चल रहा होगा, पल्स फील ही नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो शॉक सिंड्रोम, और शॉक सिंड्रोम वाला पेशेंट कभी भी ना छोटे किसी क्लिनिक पे डील हो सकता है, ना उसको रेफर करना पड़ता है टर्शी केयर हॉस्पिटल में। वहाँ पे स्पेशल ड्रिप्स होती हैं उसकी, जिन्हें डेक्स्ट्रोन 40 कहते हैं, वो लगते हैं। तो फिर जाके, लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि जो डेंगू वाला पेशेंट है उसको मरना नहीं चाहिए। अगर मरेगा तो आपकी गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरेगा। डेंगू जो है ये कोविड से भी ज़्यादा फैटल है, और इसमें क्या चांसेस हैं क्योर होने के? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है वो 1% भी नहीं बनता टोटल डेंगू केसेस का, ठीक है ना, और वो भी मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लेट चला गया है कि सारे ऑर्गन फेलियर हो गए हैं, दिमाग का भी ब्लड सप्लाई नहीं गई, दिमाग भी और दिल भी और गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया है, अब उस पेशेंट को कौन बचा सकता है? तो लिहाजा एक तो ये गलती नहीं करनी कि आपका बुखार उतर गया और आपने समझ लिया कि मैं ठीक हो गया, अपने डॉक्टर से रब्ता रखें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें और चीजें जैसे पपीता खिलाओ जी, पपीते के पत्ते दो जी, सेब का जूस दो। अच्छा, जूस बिल्कुल नहीं देना, उसको अंडे दें, उसको यखनी दें, उसको फ्रूट दे सकते हैं, ठीक है, दूध दे सकते हैं, और चाय भी पीना चाहे, अगर टॉयलेट कर ले तो वो भी ले सकता है। ये चीज़ें जो है ना वो ले सकता है, लेकिन खट्टी चीज़, तुर्स चीज़ और मिर्चों वाली चीज़ ये ना दें तो बेहतर। डेंगू फीवर से बचने के वाले से कौन सी प्रिवेंशन जो हैं आप बताना चाहेंगे? जब बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हो तो बजाय इसके कि आप पार्कों में जाके वॉक करें, वो वहाँ पे काटने के आपको चांसेस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आपने फुल स्लीव पहननी है, और जो एक्सपोज पार्ट है उसके ऊपर जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं वो मल लें, ताकि मॉस्किटो, अगर आपने सोना है तो अगर मच्छर बहुत ज़्यादा है तो फिर नेट इस्तेमाल करें, जो मच्छरदानी है वो इस्तेमाल करें। और खसूसन अगर किसी को घर में डेंगू है उसको ज़रूर मच्छरदानी में रखें, क्योंकि उसको जब मच्छर जब काटेगा तो वहां से वो वायरस लेगा, फिर दूसरों को काट के लेगा। अगर जो मादा है मॉस्किटो उसके वो किसी ऐसे बंदे को काटती है जो कि जिसको डेंगू नहीं है, तो वो चाहे दूसरे को भी काट ले उसको डेंगू नहीं जाएगा, लेकिन जब मरीज को काटेगी फिर दूसरे को काटेगी तो इस तरह ट्रांसफर होगा। कौन से मंथ्स में आते हैं ज्यादा? ये सितंबर से लेके नवंबर तक, फिर जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है फिर भी ये कम हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है फिर फरवरी मार्च अप्रैल में फिर ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये आजकल जो है सीज़न। तो वैसे तो सर गर्मियों में सारा साल ही मॉस्किटो रहते हैं, उनसे क्यों नहीं होता? ये इन्हीं मौसम में क्यों होता है? इसलिए कि इसकी ज़्यादा जो जब पानी खड़ा होगा ना, क्योंकि ये आमतौर पे कहते हैं कि साफ़ पानी का मच्छर है, तो आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके किसी प्याले में पानी पड़ा हुआ है, इसके लिए तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी भी काफ़ी है, तो वो कहीं भी खड़ा हुआ है इसकी वहाँ पे नशोनुमा होगी, और वहाँ से ये साफ पानी में, साफ पानी। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू फीवर जो है वो कोई मामूली नोयत का फीवर नहीं है। ये अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया जाए ये एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, और इसमें जो है ना आपको प्रिवेंशंस जो हैं अगर मुलहुज़े खातिर रखेंगे तो इसे काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन है कि आप फुल स्लीव्स पहनें, पानी का ज़ख़ीरा ना होने दें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, मॉस्किटो नेट यूज़ करें, सुबह शाम जो है ना अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, बाखबर रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।